बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, डाइस पर तशरीफ़ फरमा मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अराकीन बल्दिया सुदूर मोतमदीन, मेरे मजलिसी रुफ़ा, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम बखूबी वाकिफ़ हैं कि 11 अप्रैल को हिंदुस्तान के पार्लिमानी इंतख़ाबात की रायदही का दिन है। पहले मरहले की रायदही रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में है। ये इस इंतख़ाबी मुहिम का हल्क़े असम्बली मलकपेट का आखिरी इंतख़ाबी जलसा है। कल शाम में 5 बजे तमाम इंतख़ाबी मुहिम अपने अख्ताम को पहुँचेगी और 11 तारीख़ के दिन आप तमाम राय दहिंदगान को अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं आपसे इस बात की अपील करने के लिए आपके दरमियान में खड़ा हूँ कि आप तमाम अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करने से अपने आप को महरूम कर देंगे। बल्कि मैं और आगे बढ़कर आपसे अपील कर रहा हूँ कि अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या सदुद्दीन ओवैसी से मुत्तफ़िक़ नहीं है तो भी आप जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आपको किसी भी उम्मीदवार पर एतमाद नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने आपको ये मौका दिया कि आप नोटा का बटन भी दबा सकते हैं कि मुझे इन तमाम उम्मीदवारों पर किसी पर भी एतमाद नहीं है, मगर ज़रूर निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मुझे ये बात कहने की इजाज़त दीजिए कि दिसंबर के महीने में जो हालिया असम्बली के इंतख़ाबात हुए, यकीनन मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम का कि आपकी मेहनत, जुस्तजू और आपके वोट के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस हल्क़े से अपनी कामयाबी मिली। मगर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ लोगों का जिन्होंने वोट डाला, मगर जो पोलिंग का परसेंटेज हल्क़े असम्बली मलकपेट में आया, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूँ, आप मेरी इस बात का नोट लें। क्या वो पोलिंग परसेंटेज आपकी अहमद बलाला या फिर मजलिस से मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार है? क्या वो ट्रू रिफ्लेक्शन है? क्या वो आपकी बेलोस वाबस्तगी का सबूत है? जो पोलिंग परसेंटेज निकल कर आया, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप को तकलीफ हो रही है तो मैं माजरत भी चाहता हूँ, मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पोलिंग परसेंटेज असम्बली के इलेक्शन में आया, मैं ये समझता हूँ कि वो हल्क़े असम्बली मलकपेट की आवाम के जज्बात का सही प्रूफ या उसका एक्सप्रेशन नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रूर निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। दूसरी अहम बात यह है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन है और ये इलेक्शन इस बात को तय करेगा कि मरकज़ में, दिल्ली में कौन हुकूमत बनाएगा और कौन हिंदुस्तान के इस अजीम ओहदे वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होगा। आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि 5 साल पहले हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म जब इलेक्शन की इंतख़ाबी मुहिम चला रहे थे तो पुकार कर हिंदुस्तान के ख़ास तौर से नौजवानों को इस बात का
इत्मीनान दिला रहे थे, वादा कर रहे थे कि अगर मैं हिंदुस्तान का वजीर आजम मुझे आप बनाएंगे तो मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां आपको दूंगा। मैं उन तमाम नौजवानों से और उन नौजवानों के जिम्मेदारों से, उनके माँ बाप से अपील कर रहा हूं, आप सोचिए और परखिए नरेंद्र मोदी को उसके वादे के ऊपर। खुद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लेबर डिपार्टमेंट का स्टैटिस्टिक्स ये बताता है, आदाद-ओ-शुमार, कि इस हुकूमत ने सालाना सिर्फ 5 लाख नौकरियां दी हैं। मैं उन नौजवानों को बता रहा हूं जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी को वोट दिया कि मुझे नौकरी मिलेगी। आप याद रखिए, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, वतन अजीज में 50% आबादी, सिर्फ 50% आबादी 25 साल के कम उम्र लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है। 50% आबादी, 130 करोड़ का यह मुल्क की आबादी, 50% 25 साल 25 ईयर्स पर मुश्तमिल हमारे मुल्क की आबादी है। यकीनन ये किसी भी मुल्क के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया में, अगर नौजवानों की इतनी बड़ी आबादी किसी मुल्क में है सारी दुनिया में, तो हिंदुस्तान में है। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये जो एडवांटेज है, ये 2040 तक रहेगा। हम 2019 में अभी और 20 साल बाकी हैं। अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को नरेंद्र मोदी सही इस्तेमाल करते, 5 साल में नौजवानों को रोजगार से लगाते, तो यकीनन 2030 तक हम चीन के करीब हो जाते, जो दुनिया का एक बड़ा सुपर पावर बना हुआ है। और सारी दुनिया हिंदुस्तान को चीन के सामने लाकर खड़ा कर रही है। मगर याद रखिए, चीन से मुकाबला सिर्फ नारों से या जज्बात से नहीं किया जा सकता। चीन से अगर मुकाबला करना है तो हमको अपने हिंदुस्तान में जो 50% की आबादी है उनको रोजगार देना पड़ेगा। मोदी नहीं दिए, आपको सोच समझ कर वोट डालना पड़ेगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने नोटबंदी के नाम पर 500 और 1000 की नोट को ऐसे खत्म किया कि आज तक इसका कोई रीजनेबल रैशनल एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया कि आपने क्यों 500 और 1000 की नोट को खत्म किया। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने यह फैसला वजीर आजम के तौर पर नहीं लिया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई महाराजा है, कोई सल्तनत का बादशाह है, और उसने जब सुबह किसी उठकर यह फैसला लिया कि नहीं, अब मेरा दिल चाहता है कि 500 और 1000 की नोट खत्म, तो महाराजा ने, बादशाह सलामत ने एक फरमान जारी कर दिया कि रात के 12 बजे से 500 और 1000 की नोट गायब। हिंदुस्तान के वजीर आजम तो बड़ा फख्र से कहते हैं मोदी कि मैं गरीब हूं, गरीब खानदान से आया, मगर सबसे बड़ा नुकसान गरीबों को हुआ। क्या कहा गया था हिंदुस्तान से कि 85 लाख करोड़ यानी 85% करेंसी 500 और 1000 रुपये की नोट पर मुश्तमिल है। गरीबों को दिलासा धोखा दिया गया कि दौलतमंदों को नुकसान होगा, और गरीब क्योंकि पैसे उसके पास नहीं है, उसको इत्मीनान हुआ कि चलो दौलतमंदों को नुकसान हो रहा है। मगर याद रखो, हिंदुस्तान के गरीबों, सबसे ज्यादा फायदा नोटबंदी का पैसे वालों को हुआ। और जब पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापिस आया, 4 लाख करोड़ बढ़कर आ गया। पूरे 500,000 की नोट, एक एक नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापिस आई। आज भी मोदी को मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताओ तुम्हारी नोटबंदी का फायदा या नुकसान किसको हुआ? हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है।
हिम्मत नहीं है कि अपनी जबान से बोल सके नोटबंदी मेरा सही फैसला था। अगर कहीं पर बीजेपी आरएसएस वाले मेरी तकरीर को सुन रहे हैं तो मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारा जो उम्मीदवार जो हिंदुस्तान का दोबारा वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है, तुम क्यों नहीं अपने तकरीर में बोलते, क्यों नहीं तुम जिक्र करते नोटबंदी का? नहीं कर सकते क्योंकि उनको मालूम कि नोटबंदी सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को पहुंचाई। हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को नुकसान हुआ। जो लोग कैश पर कारोबार करते, ऑटो चलाने वाला, ये होटल पर चाय बेचने वाला, बंडी पर इडली डोसा बेचने वाला, वेल्डिंग का कारोबार करने वाला, बढ़ई के काम करने वाले जो कारपेंटर हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन की पूरे लोग जो काम करते हैं, मिस्त्री, उसमें सीमेंट जो लेकर आते हैं, हार्डवेयर का जो सामान खरीदते हैं, सब कैश पर है, पूरे बर्बाद हो गए। आज आप कहीं पर भी हिंदुस्तान के वजीर आजम की तकरीर या उनकी जबान से नहीं बोलते कि मैंने 500 और 1000 को गायब किया। नहीं सुनेंगे आप, नहीं बोलेंगे। तीसरी बात, जब 11 अप्रैल को आप जाएंगे या उसके बाद के मरहलों में वोट डालने जाएंगे तो मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं, पूछो वजीर मोदी से, वो अच्छे दिन के वादे तुमने किए थे, वो जो दिल फरेब तुमने ख्वाब दिखाए थे, जो तुमने हथेली में जन्नत दिखाई थी, अब इनकी जबान से अच्छे दिन भी नहीं सुनाई देंगे आपको। कभी मोदी नहीं बोलेंगे अच्छे दिन। 2014 में ऐसा माहौल बन गया था कि मोदी अच्छे दिन बोलते थे और अवाम बोलती थी कि आएंगे। आज मोदी अच्छे दिन की बात ही नहीं करते क्योंकि उनको मालूम उन्होंने बुरे दिन नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कारोबारों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, नौजवान अपने रोजगार से महरूम होकर अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। आपको ये बात को भी सोचकर फैसला देना पड़ेगा। जब ये मुद्दे सामने आए, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन जल्दबाजी में किया गया, आज सब कारोबार करने वाले परेशान। अब इन तमाम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब मोदी अपनी जबान से सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी का इशू है। आप मेरे भाई सोचिए, आज वो बड़े फख्र से कहती हैं कि मैंने बालाकोट में वहां पर जाकर बम गिराए। हम भी मानते हैं, मगर ये तो बताओ, अगर सिक्योरिटी का इशू मोदी इसलिए उठा रहे हैं ताकि नौकरियों को लोग भूल जाएं, अच्छे दिन को भूल जाएं, जीएसटी को भूल जाएं, इन्हीं के दौर में हजारों की तादाद में किसानों ने खुदकुशी की, उसको भूल जाएं, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम हम पूछना चाहते हैं, पुलवामा में 50 किलो आरडीएक्स कैसे गया? आप क्या सो रहे थे? मैंने कहा कि बिरयानी खा के सो गए तो पूरे टीवी चैनल पर आ गया कि एक और भड़काऊ भाषण ओवैसी ने दिया। मैं आपकी जबान में आपको याद दिला रहा था, हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने 2014 के इंतखाबी मुहिम में कहा था कि उस वक्त की कांग्रेस की हुकूमत पाकिस्तान का जो एम्बेसडर आया था उसको बिरयानी खिलाई। जब आप बिरयानी का जिक्र कर सकते तो तकलीफ नहीं होती, अगर मैंने किया तो आपको तकलीफ हो गई। बताइए आप, 50 किलो आरडीएक्स प्लास्टिक एक्सप्लोजिव चला गया, चौकीदार सो रहे थे। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल सियासी फेलियर नहीं है? मगर मोदी इस पर बात नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं कि अब सिक्योरिटी का इशू है, दुनिया डर रही है। अरे दुनिया को डराने वालों, तुम्हारे दौर में 5 साल, पौने 5 साल के दौर में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल अगर मारे गए तो नरेंद्र मोदी के वजारत उज़्मा के दौर में। क्या ये बात सच नहीं है मोदी कि 5 साल में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल तुम्हारे दौर में मारे गए? इसका जिक्र नहीं करेंगे, बस सिक्योरिटी के एंगल को लाएंगे। ठीक है, लाओ, तुम लाओ, हर चीज को लाओ, हम जवाब देने तैयार। मेरे भाई, हमारे आर्मी का, डिफेंस का जो बजट है 1962 के बाद सबसे कम बजट है अब कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ये बड़ी बातें करते कि मैं घर में घुस के मारूंगा। घर में घुस के मारने के लिए हथियार की जरूरत है। हमारे पास सिर्फ 10 दिन का हथियार है। अगर जंग होगी किसी पड़ोसी मुल्क से तो सिर्फ 10 दिन का हथियार। आपके पास कुछ नहीं है और आप बाकड़े पहलवान बन के मुकाबला करना चाहते हैं। 10 दिन का हथियार किसने कहा? CAG की रिपोर्ट है, स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस की रिपोर्ट है। किसने रिपोर्ट का चेयरमैन कौन है? जनरल खंडूरी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कैबिनेट मिनिस्टर, जो फौज का जनरल रह चुका है। आप बताओ। मगर वजीर आजम तमाम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब क्या कह रहे हैं? सिक्योरिटी। और फिर अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि महिलाओं की सिक्योरिटी की गारंटी मैं लेता हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं आप पर पर्सनल अटैक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम कि मेरे घर में मेरे साथ मेरी बीवी रहती। मैं ये दूसरी बात नहीं कर रहा आपके बारे में, वो आपका मामला है। मगर जब आपकी जबान से बात निकलती है कि मैं महिलाओं की, खवातीन की सिक्योरिटी गारंटी लेता हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम आपसे ये मिसालें देकर पूछ रहा हूं, आपकी महिलाओं की सिक्योरिटी की गारंटी? एहसान जाफरी को मारा गया, जकिया जाफरी आज इंसाफ के लिए लड़ रही है। मिस्टर मोदी, चलो इलेक्शन खत्म होने से पहले तुम जकिया जाफरी को अपने घर में बुलाकर कहो कि मां तुम्हारे से इंसाफ किया जाएगा। एक 80 साल की बूढ़ी औरत जिसकी आंखों के सामने एहसान जाफरी, जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट राज्यसभा के रुकने पार्लियामान थे, वजीर आजम, वो जो बिल्किस बानो को बुलाओ जब आप चीफ मिनिस्टर थे ना, हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप नजीब की मां को बुलाओ। वो नजीब जिसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में संघ परिवार की स्टूडेंट तंजीम के लोगों ने रात में पीटा, उसके बाद से नजीब आज भी गायब है। नजीब की मां हिंदुस्तान के वजीर आजम अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। आप महिलाओं की सिक्योरिटी गारंटी लेंगे? इखलाक की मां तड़प रही है, पीनू खान की बीवी तड़प रही है, जुनैद की मां अपने बेटे से महरूम हो गई, अलीमुद्दीन अंसारी की बेवा इस बात को तकलीफ महसूस कर रही है कि जब उसके शौहर के कातिलों को जेल कोर्ट ने बेल दी तो निकलने के बाद आपके कैबिनेट का वजीर उनको फूल का हार पहनाता है। आपसे महिलाओं की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं। वजीर आजम, महिला और आप दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। और आप जिम्मेदारी दे रहे कि मुस्लिम खवातीन जो ट्रिपल तलाक की शिकार है मैं उनको मदद करूंगा। वजीर आजम, अगर आपको कानून बनाना है तो कानून बनाओ उन लोगों के लिए। हमारे मुल्क में 24 लाख, ये गवर्नमेंट का डेटा है, 24 लाख ऐसी शादीशुदा खवातीन हैं जो शादीशुदा हैं मगर शौहरों के साथ नहीं है, जिसमें से 20 लाख गैर मुस्लिम है और उसमें मुसलमान भी है। मैं जब ये बात पार्लियामेंट में रखा कि 20 लाख में हमारी गुजरात की भाभी भी है तो बीजेपी के लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि तुम उनका नाम लिए। मैंने कहा हाँ, इसलिए कि वो भी तो महिला है, तुमको उनकी फिक्र नहीं है। मगर मेरे भाई, जब मोदी कहते हैं कि महिलाओं की सिक्योरिटी की गारंटी मैं लेता हूं, आप नहीं ले सकते क्योंकि आप जब चीफ मिनिस्टर थे क्या क्या वाकयात हुए। आपके घर के करीब 40 मिनट के फासले पर गुरुग्राम में बोटसी गांव में एक बच्ची अपने बाप को मारा जा रहा था, उसका वीडियो निकालकर उसकी चीखें सुनो नरेंद्र मोदी, उस बच्ची की चीखें सुनो तुम, और तुम्हारा वो जुमला है कि महिलाओं की सिक्योरिटी की गारंटी मैं लेता हूं, ये झूठ बोलने में माहिर है मोदी। हर महाज पर झूठ, ये झूठों का शहंशाह है, बल्कि झूठ की फैक्ट्री का मालिक है ये। मेरे भाई, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अब इनका मैनिफेस्टो आया। अब मैनिफेस्टो में बोलते
कि हम कश्मीर से 370 निकाल लेंगे, हम 35A को खत्म करेंगे। अरे नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पास 200 MP, जो लोग बीजेपी को वोट डाले, मैं उन वोटरों से मुखातिब हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमने हिंदुस्तान के वजीर आजम को अपना अमिताभ बच्चन या रजनीकांत समझा, सो देखो तुम्हारा हीरो तुमको धोखा दे दिया। वो तुम्हारा हीरो नहीं है, वो तुम्हारा विलन है। उस हीरो ने क्या किया जिसको तुमने खूब समझा कि अब मेरे पास 56 इंच का हीरो आ गया। अरे वो हीरो नहीं, जीरो है। क्यों जीरो है? 280 तुम्हारे पास MP, कश्मीर में तुम महबूबा के साथ, महबूब तुम वो महबूबा दोनों मिल गए। तुमने 370 का क्या किया? सोचो बीजेपी को वोट डालने वालों, तुम्हारे जज्बात का मजाक उड़ाकर, तुमको झूठ बोलकर, तुमको धोखा देकर तुम्हारे वोट हासिल कर रहा। बताइए आप 370 अब निकालेंगे? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 370 नहीं निकाल सकते आप, 35A भी नहीं निकाल सकते कश्मीर का, क्योंकि ये जो रास्ता है, जब महाराजा ऑफ कश्मीर ने एक्सेशन साइन किया, जिसका हमने अग्री किया, वो मर्जर नहीं था, एक्सेशन था। हमने कहा कि कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी वहां पर लागू होगा। धोखा दे रहे हैं आपको ये लोग। समझो, उठो, जरा बेदार हो जाओ। तुम पर जो भानुमति का अमल किया गया है, मैं अपनी जबान से उस जादू को तोड़ रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो तुम पर भूत चढ़ चुका है ना, अब पूरे हिंदुस्तान में भूत कम हो रहा है। धीरे 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 भूत कम हो रहा और लोग बेदार हो रहे, और बेदार होकर बोल रहे, ओफो 5 साल के बाद अब होश आया। चलिए, आपको होश आया। हम 5 साल से पुकार रहे थे तो आपने हमको गाली देकर कहा कि भड़काऊ भाषण भाईजान है, मगर अब तो आप हक़ाइक़ की दुनिया में आ गए। अब दूसरी बात ये बोलते हैं, आज बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, एक तरफ बोलते कि ट्रिपल तलाक में इंसाफ दिलाएंगे, और जब साबरी माला का मसला आया तो बोलते कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम अवाम के मजहबी अकीदों की हिफाजत करेंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम, साबरी माला में आपका अकीदा है, मेरा अकीदा नहीं है। आपकी आस्था मेरी आस्था नहीं है। ये इनका फर्क है। ये हिंदुस्तान को सेकुलर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को एक अक्सरती तबका, मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म के नाम पर मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं। मैं हिंदुस्तान की आवाम से अपील कर रहा हूं, क्या आप हिंदुस्तान को महात्मा गांधी, बाबा साहिब अंबेडकर, नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये जो अजीम हस्तियां थी जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी, क्या आप इन लोगों की तरह जिन्होंने ख्वाब देखा हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान बनाएंगे, या फिर आप मोदी के ख्वाब को पूरा करेंगे? मोदी का ख्वाब टकराता है गांधी के ख्वाब से, मोदी का प्लान टकराता है सुभाष चंद्र बोस और अबुल कलाम आजाद की कोशिशों से। ये टकराव है कि आप कौन सा हिंदुस्तान चाहते हैं? आप अंबेडकर का हिंदुस्तान चाहते हैं, जहां पर दलितों को, जिसने अंबेडकर ने संविधान के तहत दलितों को, माइनॉरिटीज को राइट दिए, मोदी खत्म करना चाहता है। तो ये इलेक्शन मुकाबला है मोदी और अंबेडकर के ख्वाब का, बल्कि कोई कंपैरिजन नहीं है। काम मोदी का अंबेडकर बहुत ऊपर है, मोदी तो अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है। मेरे भाई, ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान के एक वजीर आजम थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। उनसे किसी ने सवाल किया कि मिस्टर भुट्टो, आप अपने मुल्क में किसको देखना चाहते हैं? तो भुट्टो ने एक अजीब गरीब सवाल किया था। खैर, एक लंबी तफसील है,
मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद बोलूंगा, वरना ये हिंदुस्तान के वजीर आजम के जो मीडिया है कल से शुरू हो जाएंगे, ओवैसी ने बोल दिया। ये मीडिया भी अजीब है। एक हिंदी टीवी चैनल में 1 घंटे का इंटरव्यू मोदी का हुआ, 2 लोग मिलकर उनको सवाल कर रहे, मोदी बैठे हुए हैं। अब सवाल नौकरी पर होना चाहिए, सवाल महंगाई पर होना चाहिए, सवाल पुलवामा में आरडीएक्स कैसे गया, सवाल तुम्हारी पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है कि तुम बगैर बुलाए नवाज शरीफ के घर में घुस गए। बताओ, तुम्हारी वो सवाल नहीं। टीवी के एंकर क्या सवाल कर रहे हैं, मोदी जी मैं भी कभी परेशान हो जाती हूं, इतनी ताकत आपके पास कहां से आई? आप क्या कोई टॉनिक पीते हैं? हमको नहीं मालूम था कि आप भी टॉनिक पर है आप। ये इंकशाफ हुआ, ये रिपोर्टर को अच्छा रखे, अल्लाह अच्छा रखे, आपने बता दिया कि टॉनिक पर है। ये कैसे? ये तो राज की बात मालूम हुई कि मित्रों टॉनिक पीते कुछ ना कुछ तो पीते होंगे। अब एक वजीर आजम थे हिंदुस्तान के, आपको याद होगा मेरा बचपना था, सालाना अपनी तकरीर करके बोलते थे कि मुरारजी देसाई बोले हाँ मैं पीता हूं, क्या पीता हूं, पिश कोला। अब मालूम हुआ कि आप टॉनिक। अब बताइए कि सवाल है ये। हम टीवी पे जाते तो ऐसा नहीं पूछते, हमको देखते कि इनको मुंह में गुलाब जामुन फूटता, अब इसको छोड़ेंगे नहीं आया। एक एक सवाल, 2-2 सवाल, 3-3 सवाल। अल्लाह का करम है, हम इनके तमाम सवाल का आराम से बैठ के जब दलाइल से जवाब देते हैं, इनको बड़ी बेचैनी हो जाती। और मैं भी क्या करता हूँ कि शुरू टीवी चैनल में शुरू होते हैं 2 जवाब, उसके बाद टेढ़ा सवाल करे कि इनके बाप के ऊपर मोदी पे शुरू करता हूँ। अरे नहीं, उनको कहीं को ला लिया, क्यों नहीं लाना उनको? ये सवाल करने का तरीका है कि आप इतनी ताकत कहां से आई? और इन्हें बड़े मुस्कुरा रहे, नहीं दूल्हे कसम, इतना मुस्कुरा रहे, हाय जैसा कि मुंह दिखाई हो रही है इनकी। आप बताइए सवाल है ये मीडिया है। अरे क्या मीडिया है यार, तुम सवाल करने से डर रहे हो, क्या खा जाते तुम्हारे को? क्या कहूंगा, कुछ नहीं होता, तुम हीरो बन जाएंगे अगर तुम सवाल करेंगे। नहीं करते। नहीं मोदी जी। एक मशहूर गाने वाले अमेरिका में इनका इंटरव्यू लिए, मोदी जी उन्होंने भी ऐसा, आपके पास इतनी एनर्जी कहां से आती? अरे हमसे पूछो कहां से आती, हम बताएंगे आपको। इतनी एनर्जी कहां से आती? बड़े खुश हूं, फिर मैं शर्मा रहे, ऐसा शर्मा रहे क्या है। माने अगर आप कभी नए ससुराल को गए तो दूल्हा सब शर्माता, जी जी अरे खाओ, जी 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 जी, ऐसा अजीब और गरीब मामला मीडिया का। डर रहे, अरे क्या कर देंगे। अच्छा आप इनसे पूछो प्राइवेट में, हो सर साहब क्या करना, नौकरी का सवाल है। अरे कहीं की नौकरी भाई, आप तो मजाक बन जा रहे हैं। आप देखो इंटरव्यू जाके, ये पूछ रहे हैं आपकी क्या इतनी ताकत, मैं भी इंसान हूं। अरे हम भी इंसान हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और हम तो उनसे बढ़ के काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर काम करके बीवी की खिदमत करते हम जाके। अब जिनके पास एक से ज्यादा, उन्हें और ज्यादा खिदमत करते हैं। आपको मालूम, मलक पेट की आवाम बहुत होशियार है भाई। मेरे पीठ के पीछे क्या रहा वो भी मालूम आपको। माशाअल्लाह। बहरहाल ये इसको बोलते हैं भाई, जो घर में जाकर भी काम करना पड़ता ना। हम घर में गए तो ये सब नहीं बोल सकते, खुला बोल रहा हूं आपको। घर में जाते कि हम जेंटिलमैन, सब छोड़ देना पड़ता, खामोश हो जाते वहां। यहाँ कुछ भी नहीं है, बगा 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 बगा, बोलो 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 बोलो, क्या बोलो। मेरे भाई 11 अप्रैल को आप तमाम से गुजारिश है, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। जम्मू कश्मीर में जिनकी जो पॉलिसी है कश्मीर में, मेरे ख्याल से इजराइल भी नहीं करता होगा फलस्तीनियों से जो कश्मीर में कर रहे हैं। कि अगर कोई श्रीनगर से अनंतनाग जाना चाहता है
एक ही हाईवे है, गवर्नमेंट ने फैसला लिया कोई गाड़ी नहीं जाएंगी। बच्चे कैसे स्कूल को जाएंगे, डॉक्टर कैसे जाएगा? बताइए आप, हर महाज पर यह हुकूमत नाकाम साबित हुई है। मैं हिंदुस्तान की आवाम से, तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं कि अपना एक एक वोट इस्तेमाल करिए और ऐसी पार्टी को शिकस्त दीजिए जिसने आपके जज्बात को मजरूह किया, जिसने आपसे झूठ बोलकर वादे करे और उस पर कोई पूरा नहीं कर सकी। 11 अप्रैल के दिन आप वतन के निशान पर बटन दबाकर हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत बने मेरे भाई। ये हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। ये मुल्क एक मजहब का नहीं बन सकता मेरे भाई। ये मुल्क एक आरएसएस की आइडियोलॉजी पर जमा नहीं हो सकता मेरे भाई। ये मुल्क एक कल्चर पर जमा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं पर भी नहीं। मेरा वतन इसलिए मेरा वतन है क्योंकि यहाँ पर हर मजहब के मानने वाले रहते हैं, यहाँ पर हर तहजीब के मानने वाले रहते हैं, यहाँ पर एक नहीं हजारों जबानें बोलने वाले रहते हैं, यहाँ पर हर चीज है। ऐसा मुल्क, ऐसा देश सारी दुनिया में नहीं है। मोदी ये चाहते हैं कि इसको एक मजहब, एक लैंग्वेज, एक आइडियोलॉजी पे कर दिया जाए जो अंबेडकर के ख्वाब के खिलाफ है, जो नेहरू, गांधी, बोस, आजाद, उन तमाम मुजाहिदीन आजादी के ख्वाबों को चूकना-चूर करता है। आप बताइए, अब कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। मैं हमारे हिंदू भाइयों से पूछ रहा हूं, क्या असदुद्दीन ओवैसी सच नहीं कह रहा है कि हमारे हिंदू भाइयों में दया भागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है? दया भागा अलग है, मिताक्षरा अलग है। दया भागा और मिताक्षरा दो स्कूल ऑफ थॉट है। क्या आप चाहते हैं एक हो जाए? बताइए आप। हिंदू मैरिज एक्ट है और हिंदू मैरिज एक्ट में अगर हिंदू कम्युनिटी में अगर आप शादी करते हैं, अगर आपका कास्ट भी डिफरेंट हो तो भी शादी होती है, मगर अगर बाहर का आदमी कोई करता है तो सिवियरिटी हो जाती है। ये हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी है, इसको ये पसंद नहीं करते मेरे भाई। अब बोल रहे हैं क्या हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर आप बात कर रहे हैं मिस्टर मोदी, तो क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत इनकम टैक्स में रिबेट है? आप मेरे को भी दो ना, मैं मुसलमान हूं, हम भी, हमारी अनडिवाइडेड फैमिली है। मगर नहीं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देते हैं। क्या वो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? मैं हमारे तमाम राय दहिंदगान से, वतन अजीज के तमाम हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं, समझो इसको। ये हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या, यहां पर सब मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ रहना है। अगर हम एक कल्चर के हो जाएंगे, एक आइडियोलॉजी के हो जाएंगे, एक मजहब के हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रह सकता मेरे भाई। मिस्टर मोदी सिर्फ आरएसएस की आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। याद रखो, अगर ये दोबारा वजीर आजम बनेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज हिंदुत्व को भी ऐड कर दिया जाएगा और बोलेंगे कि इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म को ऐड नहीं किया था। याद रखिए, ये आपके मुस्तकबिल को तय करने वाला इलेक्शन है और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में जो गैर नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी उस गवर्नमेंट का साथ देगा, मैं उसकी तायीद करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं वादा कर रहा हूं कि मुझे कोई मंत्री संतरी का शौक नहीं है। हमको इसका कभी हमारे दिलो दिमाग में बात नहीं रही ना रहेगी। हमारा काम से जद्दोजहद करना, हमारा काम जालिमों से लड़ने में जो हमको मजा आता है, वो इख्तिदार की इन लाल बत्तियों की गाड़ी में बैठकर हमको सुकून नहीं, बेचैनी होती। इसलिए हमारी पहली कोशिश यही है। इसीलिए हम टीआरएस की तायीद कर रहे हैं। इसीलिए मैंने जगन की तायीद की कि जगन अगर 20 MP जीतेगा इंशाअल्लाह वहां से, तो आंध्रा को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा।
हम तेलंगाना के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, हम तेलंगाना में जो काम रुके उसको पूरा करेंगे। और ये बात बोलना कि सिर्फ मोदी और राहुल ही हिंदुस्तान के वजीर आजम बन सकते, ये तौहीन है हिंदुस्तानियों की। ये 100 करोड़ से ज्यादा वाला देश, मेरा मुल्क, क्या इस मुल्क की क़यादत ये 2 लोग कर सकते? नहीं, इस मुल्क की क़यादत कई इलाकाई पार्टियों के लीडर्स कर सकते हैं, जिसमें जे चंद्रशेखर राव में भी काबिलियत है। लोग मेरी बात पर बड़ा इतराज किए कि कैसा बोला आपने, कहा सही है, चंद्रशेखर राव हिंदू भी हैं, अपने मजहब पर चलते हैं, मगर उनमें देखिए एक बात समझो, हिंदुइज्म में और हिंदुत्वा में जमीन आसमान का फर्क है। हम हिंदुइज्म के ना कभी खिलाफ थे ना रहेंगे, बल्कि ये मुल्क 97% लोग मजहब को मानने वाले हैं, कल्चर को मानने वाले हैं। और ये मुल्क एक मजहब को नहीं मानता, ये मुल्क सब मजहबों को मानता। ये मुल्क जो मजहब को नहीं मानते उनको भी मानता। अब आप बताइए कितना डाइवर्स ये मुल्क है, और मोदी इसको इतना डाइवर्स है, मोदी इसको यूं कर देना चाह, मोदी इसको क्रिकेट बॉल की तरह करना चाह रहे। नहीं मेरे भाई, ये मुल्क की डाइवर्सिटी, ये मुल्क का मुख्तलिफ रहना, हम मुसलमान हैं, बराबर रहेंगे इंशाअल्लाह होगा। हम फख्र से अपने दीन पर चलेंगे, हम अपने मस्जिदों को आबाद करेंगे, हम मदरसों को चलाएंगे, हम दीन इस्लाम के बताए हुए तालीमात पर चलेंगे। क्यों? आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 हमारे साथ, आर्टिकल 29 हमारे साथ। ये हमको राइट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ने, अंबेडकर ने संविधान लिखा। अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो याद रखिए, आने वाली नस्लें हमसे जब सवाल करेंगी कि तुमने ऐसे नाजुक वक्त पर मुत्तहिदा तौर पर ऐसी हुकूमत को, पार्टी को क्यों नहीं हटाया, तो हम शर्मिंदा ना हो जाए। मेरा काम उन हक़ाइक़ से और मुस्तक़बिल में जो खतरात हैं उससे आपको वाकिफ कराना था। मेरा मकसद खौफ दिलाना नहीं है, मैं खौफ के नाम पर वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं उम्मीद के नाम पर आपसे वोट मांग रहा हूं। मैं डर के नाम पर वोट नहीं देने के लिए कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में जो डर का माहौल है, उस डर के माहौल को तोड़ दो, उस डर को खत्म कर दो, उस डर को पैदा करने वाली ताकतों को चुकनाचूर कर दो, उस डर को पैदा करने वाले शख्सियतों को सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर निस्तो नाबूद कर दो। डर को खत्म करो, खौफ को खत्म करो, उम्मीद के नाम पर बेखौफ होकर अपने मुस्तकबिल के लिए, हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए मेरे भाई आपसे अपील है, 11 अप्रैल को वोट डालिए और बेखौफ होकर पतंग के निशान पर बटन दबाइए और एक भारी अक्सरियत से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा।